हेलो अभी नहीं पढ़ेंगे 10 दिन बाद। हाँ हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर से आपको 2 सवाल आएंगे नियर अबाउट ये में आ रहा है। इसमें स्टार्टिंग में जो आप पढ़ेंगे चैप्टर में वो डाटाबेस क्वेश्चन दिया हुआ, डाटा दिया हुआ है, थोड़ा सा डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं कुछ बता दूंगा आपको। फिर बर्थ कंट्रोल के मेथड दिए हुए हैं, STD दिया हुआ है। ठीक है, बर्थ कंट्रोल के मेथड समझने वाले हैं पूरा, लेकिन डाटा जो शुरुआत में है वो थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। ठीक है, WHO की डेफिनेशन दी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डेफिनेशन है कि इट इज द टोटल वेल बीइंग। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द किसमें फिजिकली, पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियरली फिट होना चाहिए। सारे एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, वेल फिट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्सन के अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हैं तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए मीन्स उसमें कोई डिजीज ना हो। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हो तो पर्सन क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, साथ में इमोशनली भी होना चाहिए। इमोशनली फिट का मतलब समझ रहे हैं, अगर इमोशनली फिट नहीं है तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के बावजूद भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन नहीं रहती है, क्योंकि इमोशनली फिट होगा तभी उसमें हार्मोन्स प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट होंगे। समझ में आ रहा है, अगर पर्सन जो है मेंटली फिट नहीं है तो हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और पर्सन सोशली भी फिट होना चाहिए, सामाजिक रूप से बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई है इसमें, ये डेफिनेशन है। इसके बाद एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कराने के लिए कार्यक्रम कौन सा शुरू किया गया और वर्ल्ड में किसने शुरू किया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो इसके लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ठीक है, इंडिया सबसे पहला कंट्री था जिसने कार्यक्रम स्टार्ट किया था 1951 में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नोट कर लीजिएगा ये है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, दोनों चीजें मेन है उसको नोट करते रहिए। प्रोग्राम था ये 1951 में स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इन इंडिया, सबसे पहली बार इंडिया में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंडिया कंट्री फर्स्ट था जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। इसका नाम बाद में जो करंट नेम है आज के समय, इसको किस नाम से, RCH के नाम से जाना जाता है। ठीक है, RCH के करंटली किस नाम से जानते हैं, करंटली नोन एज RCH प्रोग्राम। RCH का फुल फॉर्म जानते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये RCH का फुल फॉर्म है, तो इसको नाम बदल दिया गया इस समय क्या, RCH के नाम से। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन हो, ठीक है, इस कार्यक्रम में क्या क्या चीजें बताई गई थी, तो इससे संबंधित कुछ समस्याएं थी। आप पढ़िएगा, उसका पैराग्राफ तो बहुत सारा लिखा है, मैं आपको हेडिंग्स की फॉर्म में बता देता हूँ। देखो क्या आगे इसमें लिखा गया है, प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कराने के लिए उससे संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था, क्यों किया गया था, आपको कुछ समस्याएं रही होंगी ना कंट्री में, तभी ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। कौन कौन सी समस्याएं थी जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो समस्याएं देखनी है, इसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। इस कार्यक्रम में उसका सॉल्यूशन बताया गया था, तो कौन कौन सी समस्याएं थी देखिए। पहला प्रॉब्लम क्या था, लैक ऑफ अवेयरनेस थी, लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता लोगों में कम थी। पहले के समय लोगों में क्या था, अवेयरनेस कम था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिलेटेड से को लेकर के अवेयरनेस कम थी, जागरूकता नहीं थी।
लोग जानकारी के अभाव में जो है क्या थी, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी। इसमें तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात की गई है ना, ठीक है। तो अवेयरनेस था, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। दूसरा क्या था इसमें, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। उस समय मेडिकल फैसिलिटीज क्या थी, कम थी, इसीलिए अगर कोई डिजीज होती थी तो पूरा बहुत सारे गांव साफ हो जाते थे। मेडिकल फैसिलिटी क्या थी, कम थी, ठीक है। अगला है इसमें लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन, लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन। लोग साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, समझ में आ गया। प्रॉपर हाइजीन, लोगों को जानकारी नहीं थी कि कैसा फूड खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, बैक्टीरिया वायरस ये सब चीज़ों के बारे में कहाँ लोगों को पहले पता था, ठीक है। तो प्रॉपर हाइजीन की कमी थी। अगला क्या है इसमें, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता था, ठीक है। सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता था। पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। एसटीडी के बारे में जानकारी नहीं थी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, समझ में आ गया। एसटीडी के बारे में क्या नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, नो अवेयरनेस। तो ये कुछ चीजें लिखी गई हैं, ये सब लोग जान रहे हैं, इसमें से कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, कि इससे संबंधित ये क्या क्या समस्याएं थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। अब इन्हीं को दूर करने के लिए प्रोग्राम चला दिया गया, ठीक है। अगर कहा जाए कि इसका एम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम का एम क्या है, क्यों चलाया गया है इंडिया में, इससे कुछ फायदा है ना, इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। तो एम, ऑब्जेक्टिव, रीजन, एडवांटेज, सबका आंसर एक होता है, याद कर लीजिए। कोई कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है, इसका मतलब उससे कुछ फायदा है। तो अगर कहा जाए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है, ठीक है, क्यों चलाया गया, तो क्या फायदा उसका, सबका आंसर एक ही होगा, कोई बेनिफिट है तभी तो चलाया जा रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव एम सब एक ही चीज होती है ना, ठीक है। देखिए इसके बाद में अब यहाँ लिखा गया, आपको देखिए सभी का आंसर एक होगा, स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज का मतलब आप क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, कौन कौन से तरीके अपनाएंगे, किसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कराने के लिए क्या करेंगे। स्ट्रेटजीज, एम, ऑब्जेक्टिव, ये सब एक ही चीज है। क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जाता है, क्या उसका एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, या क्या उससे फायदा। अगर पूछा जाए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कराने का, क्या सिग्निफिकेंस है, तो सबका आंसर क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। पहला जो कमियां थी उन्हीं को तो दूर करना है, अवेयरनेस नहीं थी ना, तो इसका एडवांटेज क्या, क्यों ये प्रोग्राम चलाया गया, अवेयरनेस करने के लिए, ठीक है। तो टू डेवलप अवेयरनेस, अब अगर बुक में लिखा गया है कि अवेयरनेस कैसे लाएंगे, तो ऑडियो विजुअल एड्स और प्रिंट मीडिया से, नोट कर लीजिएगा, कैसे लाएंगे, बाय ऑडियो विजुअल एड से और एंड प्रिंट मीडिया से, समझ रहे हैं ना। अखबार से वो बोल के, अखबार से, समाचार पत्रों में जो है पब्लिश करा करके, या ऑडियो विजुअल एड जो नुक्कड़ होता नहीं है, गांव में होता है, ठीक है, उस तरीके से लोगों को बताएंगे, जागरूक कराएंगे किसी तरीके से। इसमें आगे लिखा गया है बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, एनजीओ जिसको बोलते हैं। गवर्नमेंट एंड एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली जाएगी, गवर्नमेंट भी सहयोग करेगी और कुछ एनजीओ सहयोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया अवेयरनेस। दूसरा है बाय काउंसलिंग कराई जाती है, किसको, बाय काउंसलिंग द पर्सन, लोगों की काउंसलिंग कराई जाती है, ठीक है। बाय किससे, टीचर से, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, टीचर हैं तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो काउंसलिंग के थ्रू हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। बाय काउंसलिंग द स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रंस
थ्रू टीचर्स पेरेंट्स। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अगला है बाय प्रॉपर हाइजीन, वही सेम चीजें, प्रॉपर हाइजीन यूज करके, साफ सफाई करके क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करा सकते हैं। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज करके, इंक्रीजिंग मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कुछ डाटा दिया हुआ है, देखिए। और डाटा क्या है इसमें, इसके बाद में सेंसस का डाटा दिया है। सेंसस जानते हैं, जनगणना। ठीक है, सेंसस सबसे पहले इंडिया में सेंसस जो हुआ था किस सन में हुआ था? 1951, 1872 फर्स्ट सेंसस था। पहला सेंसस 1872 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंडिया में। कहाँ पर? इंडिया में। अब ये डाटा दिया है कि सेंसस कितनी थी। ठीक है, 2001 के अकॉर्डिंग और 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब उसमें देखिए वर्ल्ड में अगर देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो 1900 में पॉपुलेशन कितना था? 2 बिलियन के अप्रॉक्स। कितना था? 2 बिलियन थी। उसके बाद 2000 में पॉपुलेशन कितनी हुई? 6 बिलियन हुई। समझ में आ रहा है? और 2011 में 10 साल बाद पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गई। 6.2 है, कितना है? 6.2 बिलियन। ठीक है, 6 दिया है। हाँ 6 होगा। ठीक, डाटा देखिए थोड़ा सा। ये दिया है वर्ल्ड का, समझ में आ रहा है? इसके बाद इंडिया का डाटा दिया हुआ है कि इंडिया में जब कंट्री हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, तो समय 350 मिलियन। ठीक है, 350 मिलियन पॉपुलेशन थी। 350 मिलियन पॉपुलेशन था। कब? इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ठीक है, फिर जो लास्ट सेंसस हुआ था 2001 वाला, 2001 वाला जो सेंसस था, उसके बाद 2000 किसमें हुआ? 11 का सेंसस हुआ। ठीक है, तो 2001 में कितना दिया हुआ है? कितना पॉपुलेशन दिया हुआ टोटल? 2000 नहीं है, बिलियंस में पॉपुलेशन दी गई होगी। देखिए 2000 में 1000 मिलियन था और उसके बाद 2011 में 1.2 भाई 1.2 मिलियन था और यहाँ 1 मिलियन। कितना है? 1 मिलियन। देख रहे हैं कौन क्या रहा है? ये 1 का डाटा और ये 2 का। अब आपसे जो पूछा जाएगा वो डाटा कौन सा? 2011 का पूछा जाएगा। बिलियन होगा, बिलियन, सॉरी बिलियन। ये 2000 किसका पूछा जाएगा? बिलियंस। 11 का डाटा, क्योंकि एनसीईआरटी में 11 ही दिया हुआ है। ठीक है, 11 के बाद कब होना चाहिए था? 21 में। 21 में हुआ नहीं क्योंकि कोरोना आ गया। तो अब कब होना है? 23 में। ठीक है, इस बार 140 हो जाए तो अच्छी बात है। 140 से ज्यादा होगा। करंटली पॉपुलेशन जानते हैं 1.38 बिलियन पॉपुलेशन है इस समय। 138 नियर अबाउट 21 का ही डाटा। वैसे तो ये डाटा तो सेंसस का नहीं है, लेकिन जो 1.38 के आसपास बिलियन के सेंसस है। समझ में आ रहा है? इतनी जनसंख्या भारत की। अब इसमें एक चीज देखिए ये निकल के आती है कि वर्ल्ड में और इंडिया में रेशियो क्या है। क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड और इंडिया का रेशियो क्या है? तो 6:1 का रेशियो। 16-22 समझ में आ रहा है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड रेशियो 6:1 रेशियो है, आप देख लीजिए। ठीक है, 6:1 का रेशियो है वर्ल्ड और इंडिया, मतलब हर 6वां पर्सन इंडियन है। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड में एवरेज 6% क्या है? इंडियन है। चाइनीज तो है, उम्र उतना ही होगा, उनका भी नहीं होगा। कुछ दिन में इंडिया जो भी है इंडिया का डाटा आपके बुक में लिखा गया है। ठीक है, चाइनीज और ज़्यादा हो सकता है 4:1 का रेशियो। नहीं सर, हाँ 150 करोड़ का 140 इंडिया का है। ये नोट कर लीजिएगा, ये वाला 6:1 का जो रेशियो लिखा गया है।
ठीक है। अब देखिए बर्थ रेट जो होती है, बर्थ रेट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बर्थ रेट कैसे इंक्रीज करता है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होता है, दोनों का आंसर एक होगा। जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है या बर्थ रेट बढ़ती कैसे है, कैसे जनसंख्या बढ़ती है, तो उसके कारण देखिए। पहला कारण क्या है, हाँ, लो डेथ रेट, डेथ रेट कम होना, मृत्यु दर का कम होना जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है, ठीक है। क्योंकि क्यों कम हो रही जानते हैं, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गया है, तो जब फैसिलिटी बढ़ गई है तो ट्रीटमेंट बढ़ गए हैं, तो पर्सन जो है डेथ तो होगी ही, लेकिन जितनी कोशिश की जाएगी बचाने की उतना उसको बचाया जाएगा, पर डेथ तो ऑलरेडी होगी ही, ठीक है, लेकिन कम हो रही है डेथ ना। अगला है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसको IMR बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, बच्चों की मृत्यु दर कम है, ये मृत्यु दर एडल्ट्स की, ठीक है। ये किसका है, बच्चों का। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं पहले यूट्रस में मर जाते थे, ठीक है, चाइल्ड बर्थ होने के बाद फैसिलिटी नहीं थी मेडिकल किल हो जाते थे, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये भी क्या हो गया है, कम, ठीक है। अगला है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्या है, कम है, लो मैटरनल, समझ रहे हैं क्या है ये, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, कम है, समझ में आ रहा है। पहले प्रेगनेंट, ये मैटरनल का मतलब है कि मदर का, पहले क्या होता था कि जो है डिलीवरी के टाइम पर मदर ही जो है पता लगा मर जाती थी, अब दोनों सेम, अब उनको बचाया जा सकता है काफी हद तक, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये कम है, ठीक है। और जो एक कारण और है कि पॉपुलेशन बढ़ने का, वो है कि रिप्रोडक्ट, आप एक चीज बताइए, अगर ओल्ड एज के पर्सन ज्यादा होंगे किसी पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, कि रिप्रोडक्टिव एज वाले ज्यादा होंगे तो बढ़ेगा, यंग वाले रिप्रोडक्टिव एज वाले। ओल्ड से तो मतलब ही नहीं है, उनकी तो कहानी खत्म होगी, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज वाले होंगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो हाई नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ये पॉपुलेशन बढ़ाने का एक कारण है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी दिया गया होगा कि एमिग्रेशन और इमिग्रेशन जानते हैं। एमिग्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ से अगर कुछ लोग बाहर चले जाएं तो पॉपुलेशन घट जाएगी। इमिग्रेशन का मतलब आना, बांग्लादेश वाले। देखिए एमिग्रेशन एक वर्ड होता है एमिग्रेशन, और एक क्या होता है इमिग्रेशन, ये माइग्रेशन के टाइप हैं, ठीक है। एमिग्रेशन का मतलब एग्जिट होना, बाहर जाना, किसी पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल बाहर चला गया, कहीं और चला गया, तो पॉपुलेशन उस एरिया की घट जाएगी। और इमिग्रेशन का मतलब एंट्री होना होता है, तो ये पॉपुलेशन को बढ़ाता है और ये पॉपुलेशन को घटाने का काम करता है, समझ में आ रहा है, ठीक, ये हो गया। और एक कारण और है, कौन सा वाला, बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट। बर्थ रेट अगर ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, ठीक। तो ये कुछ रीजन होगा। इसके बाद दिया गया होगा एम्ब्रियोसेंटेसिस, पढ़ लीजिएगा, उसको हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। वो टेक्निक है एक, उसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। अब आ जाइए सीधे बर्थ कंट्रोल मेथड्स पर, जो समझने वाली चीजें हैं उस पर आ जाइए। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, बर्थ कंट्रोल मेथड को हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोलते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब गर्भ निरोधक तरीके, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय। तो कौन कौन से देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने टाइप के हैं, दो हैं मेन, परमानेंट और रिवर्सिबल। एक होता है रिवर्सिबल, एक क्या होता है इररिवर्सिबल, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला मेथड है इसमें रिवर्सिबल
रिवर्सिबल मेथड्स, इनको बोलते हैं टेम्पोररी मेथड्स। और दूसरे क्या है? इरिवर्सिबल या फिर परमानेंट मेथड्स। ठीक है, इनको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। ठीक है, ये रिवर्सिबल होते हैं, जब तक यूज करेंगे तब तक बर्थ कंट्रोल में रहेगी, जैसे यूज करना बंद कर देंगे तो बर्थ फिर से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब इनको समझना है, इनके टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, इनके टाइप में सबसे पहला है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल क्या क्या पढ़ेंगे इसमें एक साथ समझ लीजिए। नेचुरल मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको ट्रेडिशनल मेथड भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब पारंपरिक मेथड, जो पुराने समय से लेकर के और आज तक यूज किए जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल या नेचुरल है। इसमें कोई केमिकल या किसी चीज का इंटरफेरेंस नहीं है, प्राकृतिक तरीके हैं। दूसरा है इसमें, इसके बाद क्या है? केमिकल मेथड्स पढ़ेंगे। इसके बाद इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? इंजेक्शन है, इम्प्लांट पढ़ेंगे। इंजेक्शन होते हैं। उसके बाद है इम्प्लांट्स, कितने तरीके हैं? सर्जिकल वो आ जाएगा। ठीक है, परमानेंट हो जाता है। वसेक्टॉमी, टिबेक्टॉमी, कैस्ट्रेशन और ओवरेक्टॉमी, 4 तरीके समझ में आ रहा है। तो एक एक करके देखिए, नेचुरल मेथड को देखना है। नेचुरल मेथड्स, एक चीज और देख लीजिए, पहले छूट गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होगा, सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा माना जाएगा, उसकी कंडीशन क्या क्या होती है, तो नोट कर लीजिएगा। बेस्ट कंडीशंस या क्राइटेरिया फॉर बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब क्या क्या उसमें क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो पहला होना चाहिए यूजर फ्रेंडली। इसका मतलब समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा होना चाहिए जो आसानी से प्रयोग किया जा सके। यूजर फ्रेंडली का मतलब बहुत आसानी से उसको प्रयोग किया जा सके। समझ में आ गया? हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यूजर फ्रेंडली हो। कैन बी इजीली, लिखेंगे इसका मतलब क्या है? इजीली यूज, उसको आसानी से यूज किया जा सके, वही तो सबसे अच्छा माना जाएगा। दूसरा क्या है इसमें? इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो जाए। पता लगा खोजने के लिए उसको बहुत दूर ना जाना पड़े, अपने लोकल प्लेस पर वो अवेलेबल हो जाए, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अच्छा होता है। ठीक है, तीसरा है रिवर्सिबिलिटी अच्छी हो, रिवर्सिबल हो। जब तक प्रयोग करें तब तक प्रयोग करें, उसके बाद जैसे हम चाहें जो है बर्थ चाहें तो उसको बंद भी किया है। समझ में? रिवर्सिबल होना चाहिए। तो अगला क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। और चौथा क्राइटेरिया क्या है कि उससे कोई ऐसा डिसऑर्डर क्रिएट ना हो जो सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करा दे। समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं? नो साइड, कोई साइड इफेक्ट ना हो। ठीक, नो साइड इफेक्ट एंड डू नॉट इंटरफियर
and normal in sexual desire. सेक्सुअल डिजायर में कोई कमी ना करे, मतलब सेक्सुअल डिजायर पर्सन की कम ना हो। पता लगा कोई ऐसा कंट्रासेप्टिव मेथड यूज कर दिया जा रहा है जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? सेक्स की जो इच्छा होती है उसकी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, सेक्सुअल डिजायर कम नहीं होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया है एक अच्छे कंट्रासेप्टिव के। नपुंसकता ना है, हाँ नपुंसकता, हाँ सकता ना, बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेचुरल मेथड्स, इनको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड्स। ये सबसे चीप मेथड, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है? एकदम चीप का मतलब कोई पैसा नहीं खर्च होगा, समझ रहा है? कौन कौन से इसके तरीके हैं? पहला है टू एब्स्टेन, ABSTENIN। पहले देख लीजिएगा इसलिए, टू एब्स्टेन का मतलब होता है अवॉइड द सेक्स, सेक्स ही अवॉइड करा देंगे। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है, कि सेक्स को ही अवॉइड करा दिया जाए। कब तक अवॉइड करेंगे, ठीक है? तो ये बेस्ट मेथड नहीं है। हाँ, एक मेथड में यूज किया जा सकता है कि सेक्स ना करिए तो बर्थ कंट्रोल में रहेगी, समझ में आ गया? दूसरा क्या है? स्पर्म रिलीज इंटरप्शन, ठीक है? कोइटस इंटरप्शन का मतलब समझते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को बीच में रोक देना, या विथड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन समझते हैं ना? स्पर्म का निकलना। हाँ, स्पर्म का सीमेन का रिलीज होना पेनिस से, इसको क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन। तो कोइटस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स को बीच में रोक देना, सीमेन जब रिलीज हो रहा है उस समय पेनिस को बाहर कर लेना, ठीक है? उसके पहले पेनिस को विथड्रॉ कर लेना, तो इसको क्या बोलते हैं? विथड्रॉ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है? लेकिन ये बहुत रिस्की प्रोसेस है, समझ रहे हैं ना? कंट्रोल नहीं होता सर। ये रिस्की इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तो एसटीडी होगा, एक चीज जानते हैं, क्वेश्चन आएगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो कंडोम से अच्छा कोई तरीका नहीं है। बैरियर में भी कौन सा? कंडोम, ठीक है? केवल उसी से एसटीडी रुकती है, बाकी सबसे एसटीडी नहीं रुकती है। एसटीडी का मतलब होता है जब मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे पेनिस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना में जब कांटेक्ट करेगा, ठीक है, तो एसटीडी के चांस फुल हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ एसटीडी होने का चांस है, और दूसरा है बर्थ होने का भी चांस होता है, इसमें बर्थ होने का भी चांस है, समझ में आ रहा है? अगला सेक्स इन सेफ और रिदम पीरियड, ठीक है? कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेक्स करना, कैलेंडर का मतलब डेट के अकॉर्डिंग सेक्स करना, 14 दिन बाद पीरियड इसको बोलते हैं, इसको रिदम पीरियड बोलते हैं, ठीक है? इसके लिए एक नाम और दिया गया है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब जानते हैं? सब्जी 14 एब्स्टिनेंस का मतलब होता है अवॉइड द सेक्स। पीरियोडिक का मतलब एक समय पर सेक्स को अवॉइड करना, यहाँ फुल्ली अवॉइड करना। यहाँ पर क्या है? डेंजरस पीरियड में सेक्स को अवॉइड करना। पीरियोडिक का मतलब समझ रहे हैं? टाइम पीरियड में डेंजरस पीरियड हो उस समय सेक्स को अवॉइड करना। 14वें दिन ओवम निकलता है उस तब बता रहे हैं, ठीक है? ये हो गया, ये 3 तरीके हो गए। एक तरीका और है इसमें नेचुरल में लैक्टेशनल एम्ब्रियोनिया, लैक्टेशनल एम्ब्रियोनिया, इसको अभी मैं समझाता हूँ, ये समझ लीजिए, विद इन पीरियड वाला, ठीक है? देखिए जो सेफ टाइम है, सेफ टाइम फॉर कोइटस
का जो सेफ टाइम है, मतलब बर्थ नहीं चाहते हैं, अगर कोई कपल बर्थ नहीं चाहते हैं तो किस टाइम ड्यूरेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, वो टाइम ड्यूरेशन देखिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा 1 डे से, कहाँ से चलता है 28-29 डेज तक चलता है, ठीक है। ओवुलेशन कब होता है 14th डे पर, क्या होता है ओवुलेशन, ओवुलेशन 14th डे पर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 to 5 डेज जो होते हैं, 1 से लेकर के जो 5वां दिन होता है, तो इसमें तो सेक्स को वैसे ही अवॉइड कराया जाता है, बिकॉज ब्लड रिलीज होता है, कोई पर्सन इसमें सेक्स अवॉइड करते हैं, सब समझ में आ गया। आगे देखिए, ओवुलेशन 14 डे पर हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं 14 डे पर हो, प्लस माइनस तो हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 14वें दिन पर ओवरी से अंडा निकलेगा, 2 दिन बाद भी निकल सकता है, 2 दिन पहले ही, तो इसमें प्लस माइनस को मान के चलते हैं कि प्लस करेंगे 16 डे पर ओवर रिलीज हो सकता है और 12 डे पर ओवर रिलीज हो सकता है, समझ में आ रहा है। प्लस माइनस 2 होता है कि 12वें दिन पर भी अंडा रिलीज हो सकता है, तो अगर 12 डे पर ओवर रिलीज हुआ है, स्पर्म का वैलिडिटी कितना होता है 3 डेज, 3 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है, ओवम 1 डे, 24 दिन तक ओवम, ये लाइफ स्पैन समझ में आ रहा है, 72 घंटे स्पर्म जिंदा रह सकता है। अब देखिए, ये जो सेफ पीरियड जानते हैं, अगर इसको टाइम ड्यूरेशन कहेंगे तो 10वें दिन से लेकर के 17th डे का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, ये डेंजरस पीरियड है, ये क्या है डेंजरस पीरियड है, मतलब इट इज नॉट सेफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर बर्थ चाहते हैं तब इस ड्यूरेशन में सेक्स होना चाहिए, बर्थ नहीं चाहते हैं तो इसमें सेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी इस ड्यूरेशन में 10 से 17वें दिन तक ज़्यादा होती है, समझ में आ रहा है। कैसे देखिए, 12वें दिन पर ओवम रिलीज हो सकता है ना, अगर मान लीजिए स्पर्म 10वें दिन पर पहुंच गया, 10वें दिन पर क्या पहुंच गया, स्पर्म पहुंच गया कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के जंक्शन पर, तो वो 3 दिन तक जिंदा रहेगा ना, 10, 11, 12 जिंदा रहेगा ना, और 12वें दिन पर ओवम रिलीज हो गया, फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा। स्पर्म 10वें दिन पहुंच गया तो वो 3 दिन तक जिंदा रहेगा, और 12वें दिन पर ओवम अगर रिलीज हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो फर्टिलाइज कर जाएगा ना, 3 दिन वेट करेगा इसका, फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। तो 10वें दिन से स्टार्ट, मान लीजिए 8वें दिन स्पर्म रिलीज हो रहा तो कोई मतलब नहीं है, 3 दिन में 11वें दिन खत्म हो जाएगा, 11वें दिन पर वो डाई कर जाएगा स्पर्म, अगर 8वें दिन पर रिलीज हुआ और 11वें दिन पर ओवर निकलता नहीं ओवरी से, 11वें दिन पर ओवम रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि 12वें दिन इसका एक ड्यूरेशन है। आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर 16वें दिन पर ओवरी से अंडा निकल गया, ओवम रिलीज हो गया है 16वें दिन पर, ठीक है, और स्पर्म कब पहुंचा 17वें दिन पर स्पर्म पहुंचा, 17th डे जाकर के स्पर्म अटैक करता है, तो अंडा 1 दिन तक वेट करेगा, ओवम 34 आवर वेट कर सकता है ना वो, तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा 17वें दिन पर। लेकिन अगर 18th डे पर जाकर के स्पर्म पहुंचा तो ये 2 दिन वेट नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, तो इसमें से भी 1 डे बिफोर और 1 डे आफ्टर कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा सेफ्टी की नीड होती है तो 1 डे 1 डे बिफोर एंड 1 डे आफ्टर भी यूज किया जा सकता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है डॉक्टर, ठीक। तो 10 to 17th डे क्या होता है, ये डेंजरस टाइम है, ये हो लैक्टेशन एमब्रियो। देखिए इन तीनों मेथड से मैंने बता दिया, सब एसटीडी केवल एक ही तरीके से रुकती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है लैक्टेशन एमब्रियो जानते हैं क्या होता है, 6 महीने तक जब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होता है तो 6 मंथ तक, जब तक फीमेल की मेमोरी ग्लैंड से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज मिल्क होता है, तो 6 महीने तक मिल्क बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, इसलिए डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर बच्चा मदर का मिल्क सक कर रहा है तो उसमें मिल्क बनेगा, अगर वो दूध पीना छोड़ दिया है तो मिल्क का फॉर्मेशन भी बंद हो जाता है। बच्चा अगर मिल्क को लेना बंद कर दिया तो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनना ही धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो 6 महीने तक बहुत डॉक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 6 महीने तक बहुत ज़्यादा मिल्क रिलीज होता है, इंटेंस लैक्टेशन होता है। क्या होता है, अप टू 6 मंथ,
अप टू 6 मंथ तक क्या होता है? इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा लैक्टेशन होता है। हाई अमाउंट ऑफ मिल्क रिलीज होता है 6 महीने तक, ठीक है। हो सकता है बाद में भी रिलीज हो, लेकिन ये 6 महीने तक तो लगभग सभी में रिलीज होता है। लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती हैं कि उनमें 6 महीने के पहले ही मिल्क रिलीज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो 6 मंथ तक अगर इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है तो 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहेगा? स्टॉप रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगी। क्यों स्टॉप रहती है? देखिए कारण क्या है, क्योंकि 6 महीने तक मिल्क बनेगा। मिल्क को बनाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन, ठीक है। जब प्रोलैक्टिन का लेवल क्या रहेगा उस समय? हाई रहेगा ना। तो प्रोलैक्टिन हाई रहेगा तो ये क्या करेगा? ये FSH और LH हार्मोन के सीक्रेशन को क्या कर देगा? घटा देगा। और जब FSH LH नहीं बनेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से तो नया अंडा डेवलप नहीं होगा। और मान लीजिए गलती से डेवलप भी हो गया तो अंडा रिलीज नहीं होगा, क्योंकि LH रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ओवुलेशन के लिए है। बन भी गया तो रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी। समझ में आ रहा है? तो चाइल्ड की बर्थ कंट्रोल में रहेगी। लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लैक्टेशन की वजह से, मिल्क रिलीज होने की वजह से अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो रही है तो उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड हो गया। इसके बाद जो है अगला बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड में फेलियर का चांस बहुत ज्यादा है। अगर कहा जाए नेचुरल मेथड के ड्रॉबैक क्या हैं, तो फेलियर का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की कमी होती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो जानते हैं कि रिदमिक पीरियड क्या होता है, ठीक है। जो रिदमिक पीरियड आपको कैलेंडर पीरियड बताया वो सब लोग नहीं जानते हैं ना। तो फेलियर का चांस इसमें बहुत ज्यादा है। एसटीडी होने का चांस तो सब नहीं है, एक को छोड़ करके, ठीक है। बैरियर मेथड का मतलब ये मेथड देखिए, पिछले वाले मेथड क्या करते थे? पिछला जो मेथड था उसमें स्पर्म स्पर्म क्या ओवम से मिक्सिंग रोकी जाती थी। स्पर्म ओवम से मिल नहीं पाता था, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी क्या बैरियर मेथड में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन रोका जाएगा। ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट fertilization of sperm and ovum। स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन को क्या करेंगे? रोकेंगे, ठीक है। मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है कॉन्डोम्स। दूसरा इसमें होगा सर्वाइकल कैप्स। सर्वाइकल कैप्स होते हैं, बॉल्ट्स होते हैं और डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सब फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे। ये सब एक साथ लिखा गया होगा। कॉन्डोम्स क्या होते हैं? लैटेक्स के बने होते हैं। किसके? मेड बाय सॉफ्ट रबर होती है लैटेक्स, ठीक है। किसके बने होते हैं? बाय लेटेक्स। ये मेल के लिए भी अवेलेबल होते हैं और फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। फीमेल के लिए जो कंडोम होता है उसको बोलते हैं फेमिडोम्स। क्या बोलते हैं? फेमिडोम्स। फेमिडोम्स, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा है कि प्राइवेसी को मेंटेन कराते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो एसटीडी रोकते हैं। देखिए, कॉन्डोम भी एक ऐसा तरीका, बाकी कोई नहीं। एसटीडी ओनली मेथड है जो प्रिवेंट कराएगा। प्रिवेंट एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज जैसे एड्स वगैरह उनको रोकेगा, ठीक है। क्योंकि पूरा प्रोटेक्शन होता है। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल टच नहीं करता। जहाँ वो टच करेगा वहाँ एसटीडी का चांस हो जाए। क्योंकि जानते हैं सीमेन में वायरस जो होते हैं, अगर HIV वायरस सीमेन में पास हो जाता है, समझ में आया। और मान लीजिए कि मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं कट है तो मेल से
पैथोजन ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल के वेजाइना में करके कट लगा है कुछ भी है, तो एसटीडी होने का चांस सर में होता है, यहाँ नहीं है क्योंकि मेल से ही खाली ट्रांसफर होता है, चाहे कि फीमेल से मेल में नहीं होता है। फीमेल से मेल में क्यों नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हो जाएगा ट्रांसफर। अक्सर मोस्टली केसेस में फीमेल से होता है, ठीक है, किसी से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है फीमेल से ट्रांसफर। हाँ ये है कि मेल कैरियर बोले जाते हैं क्योंकि फॉरेन कंट्री से ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। जो पर्सन बाहर जाते हैं, सऊदी ये सब जगह मुंबई वगैरह जाते हैं, वहाँ से वो पैथोजन को ले जाते हैं, वो कैरियर वही है ना, फीमेल्स कहाँ जाते हैं, फीमेल्स तो घर पर रहती हैं, तो क्यों कैरियर है डिजीज का वो कौन है, मेनली मेल्स, इसीलिए मेल से ट्रांसफर होता है फीमेल में। लेकिन अगर कोई फीमेल इन्फेक्टेड है तो मेल में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये हो गया, देखिए फीमेल कंडोम को क्या बोलते हैं, फेमिडोन्स, ठीक है। सर्वाइकल कैप्स, वर्ड्स, ये डायफ्राम क्या होते हैं, ये रबड़ के बने हुए होते हैं, ठीक है। किसके बने होते हैं, रबड़ के बने होते हैं। इनको कहाँ फिट करते हैं, मेड बाय रबर। एक फायदा इनका ये है, इनको रीयूज किया जा सकता है, कंडोम को रीयूज नहीं किया जा सकता, लेकिन दे आर रीयूजेबल, क्या है, रीयूजेबल। इनको साफ करके फिर से रीयूज, क्योंकि कॉस्टली है, कंडोम तो चीप है बट ये क्या है, कॉस्टली है, ठीक है, तो इसलिए इनको रीयूज करते हैं, इनको क्या करते हैं, रीयूज किया जा सकता है। ये एसटीडी को नहीं रोकते हैं, कैन नॉट प्रिवेंट एसटीडी, कैन नॉट प्रिवेंट एसटीडी, इससे एसटीडी नहीं रोकी जा सकती, ठीक है। क्यों जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरा प्रोटेक्शन नहीं है। देखिए ये सारी चीजें कहाँ फिट की जाती हैं, इसको सैर्विक्स समझ लेना, यूट्रस का ओपनिंग क्या होता है, सैर्विक्स, इसमें डोम शेप एक रबड़ का बना हुआ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसको फिट कर देते हैं कहाँ, सैर्विक्स में ले जाकर के। और आगे का पोर्शन क्या है, वेजाइना पोर्शन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो वेजाइना तक ही सीमित रहता है ना, ठीक है, तो ये पास खाली है पूरा, यहाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए है, यहाँ पर क्या है, इसको वॉल्ट ये सारी चीजें लगा दी गई हैं, डायाफ्राम होता है, सर्वाइकल कैप, ये सब डोम शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं रबड़ की बनी, यहाँ फिट कर देंगे, ठीक है। साथ में एक चीज और लगाते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा देते हैं, समझ में आया, हो सकता है स्पर्म कहीं साइड से निकल जाए, हो सकता है स्पर्म कहीं साइड से लीक कर जाए, तो श्योर इंश्योरिटी मतलब 100% श्योर कराने के लिए कि फर्टिलाइजेशन हो ही ना, तो साथ में जब ये अप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर कुछ जेली या क्रीम लगा देते हैं जो स्पर्म को मारती हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेली को भी लगा दिया जाता है साइड में, समझ में आ रहा है। हाँ वो केमिकल मेथड, हाँ बताइए, मतलब बेरियम सल्फेट का होता है, हाँ कई चीज़ें होती है उसमें बताएंगे, ठीक है। सिट्रिक एसिड बेरियम सल्फेट होता है, देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज और है इसको, ठीक है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या फिर जेली ऑल्सो अप्लाइड, इसको भी अप्लाई किया जाता है इसके साथ, केवल खाली यही लगा के नहीं छोड़ देते हैं, स्पर्म को मारना भी हो सकता है, स्पर्म कहीं साइड से लीक होकर चला जाए, तो इसके लिए ये सारी चीजें यूज कर दी जाती है, ठीक। तो ये हो गया सर्वाइकल कैप्स वॉल्ट वगैरह। वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए, नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड पर सबसे मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है, वर्ल्ड लेवल पर कॉन्डोम जो है वो वर्ल्ड लेवल पर है, समझ में आया। वर्ल्ड लेवल पर देखा जाएगा कॉन्डोम सबसे मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव है, और इंडिया में देखा जाएगा तो आईयूडीज होती हैं, कॉपर टी, ये सारी चीजें, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया में आईयूडीज है, और आज देखिए इंडिया में भी देखेंगे रूरल एरिया है, अभी आईओडी आगे बताएंगे, इंडिया में क्या है, रूरल एरिया है और एक शहरी एरिया। शहरी एरिया में जो ओरल पिल्स ज़्यादा खाई जाती है, ओरल पिल्स, माला डी, सहेली, इसको शहरी एरिया के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसको डेली यूज किया। लेकिन विलेज एरिया में जो रूरल एरिया होता है वहाँ पर कॉपर टी, आईओडीज ज़्यादा प्रयोग की जाती है, समझ में आ रहा है। जानना ऐसा क्यों है, क्योंकि माला डी जो टैबलेट्स आती हैं इन पर डेट लिखी होती है कि पहले दिन से स्टार्ट करना, दूसरे दिन से, तीसरे। गांव के लोग ज़्यादातर, कुछ लोग पढ़े लिखे कम हैं, माली लिटरेसी कम है, तो लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मोस्ट पॉपुलर तरीका विलेज में नहीं है क्या चीज़, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव।
भूल जाएंगे किस दिन कौन सी टैबलेट खानी है, उस पर मेंशन होता है ना, तो नहीं पढ़ा लिखा वो तो गड़बड़ कर देगा। इसीलिए वहाँ पर वो कॉपरेटिव वगैरह मोस्ट पॉपुलर तरीका है कहाँ, रूरल एरिया। यहाँ लिख लीजिएगा, इंडिया में अगर देखेंगे इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में क्या है, आयुर्वेदिक मोस्ट पॉपुलर है, और इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में क्या चीज़ है, ओरल पिल्स, ये मोस्ट पॉपुलर होता है। सर ये कैसे होता है? हाँ ये कैसे? बता रहे हैं, इसी के बाद ही है। ये हो गया बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब ये रोकेंगे फर्टिलाइजेशन को बस। इसके बाद है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडी। आईयूडी को क्या बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसको कहाँ फिट कर दिया जाता है, यूट्रस में इनको फिट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या क्या मैकेनिज्म है, इसको कहाँ फिट करते हैं, इन यूट्रस। यूट्रस में फिट करेंगे, क्या क्या काम करेंगे देखिए, इनकी मैकेनिज्म क्या है। ये कैसे जो है कॉन्ट्रासेप्शन को, मतलब कैसे बर्थ को कंट्रोल कराएंगे। पहला क्या है, इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। अभी मैं ये करके बता रहा हूँ, ठीक है। इम्प्लांटेशन का मतलब समझें, अगर आईयूडी प्रयोग किए जा रही है यूट्रस में, कॉपर डी, ये सारी चीजें यूज की जा रही है, तो पहले काम तो ये करते हैं कि इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं। एम्ब्रियो जिसको आप बोलते हैं क्या चीज, ब्लास्टोसिस्ट, वो इम्प्लांट ही नहीं करेगा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट ही नहीं करेगा, यूट्रस पर अटैच नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रिवेंट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड ओवुलेशन। फॉलिकुलर डेवलपमेंट और ओवुलेशन को रोक सकते हैं। सबकी अपनी अपनी मैकेनिज्म है। मैं सारी आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ एक साथ, कि वो इम्प्लांटेशन को भी रोक सकती हैं, अंडा बनने से रोक सकती हैं, ओवम को रिलीज होने से रोक सकती हैं। ठीक है, अगला क्या है, स्पर्म को मार भी सकती हैं। और सारी आयुर्वेद जैसे कॉपर टी पढ़ेंगे, कॉपर टी, कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म को किल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस बाय ऑफ स्पर्म बाय यूट्रस। आयुर्वेद का एक काम और होता है कि ये फैगोसाइटोसिस नेचर को बढ़ा देती है। ठीक है, स्पर्म ज्यादातर खा लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ मैकेनिज्म है। अब आयुर्वेद के टाइप कौन कौन से होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड और रिलीजिंग आयुर्वेद। 3 तरीके की आयुर्वेद होती है। ठीक है, मतलब सबको कहाँ फिट किया जाएगा, यूट्रस में। ठीक है, देखिएगा टाइप्स ऑफ आयुर्वेद। पहला आयुर्वेद का टाइप, एक चीज और देखिए, आयुर्वेद से क्या एसटीडी रोका जा सकता नहीं, एसटीडी को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, एसटीडी के लिए क्यों की तरीका है, पहला है नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड आयुर्वेद। दूसरा कौन सा है, मेडिकेटेड, मेडिकेटेड आयुर्वेद। ठीक है, और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आयुर्वेद। 3 तरीके की आयुर्वेद होती है। नॉन मेडिकेटेड का मतलब इस पर कोई मेडिसिन, इस पर कोई केमिकल नहीं लगा हुआ, कोई भी केमिकल नहीं। ठीक है, ये केवल प्लास्टिक की बनी हुई है, या मेटल की बनी हो सकती है, लेकिन ये प्लास्टिक की होती है। ठीक है, हाँ, नुकसान आयुर्वेद का है। आयुर्वेद जो है घाव क्रिएट कर सकती हैं, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक है। एक एक्सपीरियंसफुल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत पड़ती है उसको इंसर्ट कराने के लिए। हाँ, होल भी हो जाता है, प्राइवेसी नहीं रहती है इसमें, समझ में आया, प्राइवेसी इसमें खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। देखिए, नॉन मेडिकेटेड का मतलब कोई इसमें केमिकल यूज नहीं किया जाएगा। ठीक
ठीक है। ये कोई केमिकल रिलीज नहीं करेगी। नॉन पार्टिसिपेट का मतलब डू नॉट रिलीज केमिकल, डू नॉट मेड बाय केमिकल, इसमें कोई केमिकल नहीं है या कोई केमिकल रिलीज नहीं करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, लिपर्स लूप, इसका जो नाम है नॉन मेडिकेटेड का वो क्या है, लिपर्स लूप, ठीक है। प्लास्टिक की बनी हुई होती है, प्लास्टिक मेडेड है, ये प्लास्टिक मेड है, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, देखिए लूप समझ रहे हैं ना, इस तरीके से लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखिए ये हो गया इस तरीके से, ये इसको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं क्या करती है ये यूट्रस में केवल और केवल इम्प्लांटेशन को रोकेगा और कुछ नहीं करेगा। जब यूट्रस में ले जाकर इसको फिट कर देंगे तो एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन तो होगा, बट एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होगा, क्योंकि यूट्रस के अंदर तो ये लगा हुआ है, तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, समझ में आ रहा है। तो इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा मैकेनिज्म क्या है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कोई केमिकल नहीं है इसमें, ठीक है, केवल इम्प्लांटेशन। मतलब सारी आयुर्वेद जो है वो सेम काम नहीं करती, ठीक है। सोशल कैसे रखा जाता होगा, हाँ, उसको यूट्रस में सेट कर देते हैं ले जाकर, कोई इम्प्लांट नहीं करता, ब्लास्टोसिस्ट से अटैच नहीं करेगा, क्योंकि यूट्रस का जो साइज जान रहे हैं, यूट्रस का साइज बहुत छोटा है। जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का साइज कई टाइम मल्टीप्लाई करता है, कई टाइम एक्सपेंड करता है, लेकिन साइज इनिशियल साइज क्या बहुत छोटा साइज होता है यूट्रस का, ठीक है। प्रॉपर्टी जानते हैं कितनी बड़ी साइज की होती है, आपके हाथ पर आ जाएगी, टी शेप होती है, हाथ पर रख सकते हैं, इतनी छोटी प्रॉपर्टी होती है। और उसको इतने छोटी प्रॉपर्टी, इसका मतलब यूट्रस का साइज ये है, बहुत छोटा साइज, बैग लाइक स्ट्रक्चर सिंक रहती है, उसमें सेट कर देते ले जाकर के, समझ में आ रहा है। इसको सर आदमी स्वयं से कर सकता है कि डॉक्टर के? नहीं, डॉक्टर इसको इसलिए करें, प्राइवेसी नहीं है इसमें, ठीक है, आप अपने आप यूज नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ेगी, जहाँ डॉक्टर्स की मदद ली तो पब्लिक में मतलब सबको पता लग जाता है सारी चीजें, ठीक है। जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे प्राइवेसी आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरा देखिए, मेडिकेटेड आयुर्वेद क्या होती है, इसमें ये कॉपर रिलीज करती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375, समझ रहे हैं ना, ये 3 नाम एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। यहाँ 375 का मतलब क्या है कि कितना कॉपर लपेटा जा रहा है, कॉपर की थिकनेस कितनी है, कॉपर के जो तार देखिए प्लास्टिक की होती है, कैसी होती है, प्लास्टिक की होती है, टी शेप में होती है, ए बी शेप हो सकती है, एक शेप इसकी ये भी होती है, देखिए इस तरीके की शेप भी हो सकती है। इस पर कॉपर का वायर लटका होता है पूरा, इसका वायर लटका होता है कॉपर का, ठीक है। प्लास्टिक या मेटल्स की भी हो सकती है, कॉपर का वायर लटका होता है, देखिए इस तरीके से। तो कॉपर का वायर जो है इसमें थिकनेस अलग अलग होती है। अगर कॉपर के वायर बहुत ज़्यादा लपटे हुए हैं तो इसका मतलब बहुत फास्ट मैकेनिज्म है उसकी, वो स्पर्म को ज़्यादा किल कराएगा, ठीक है। 375 पे 375 नैनोमीटर है, मतलब कॉपर वायर की थिकनेस बता रहा है, ठीक है, कितने। देखिए आगे एक थ्रेड लगा होता है, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, आगे क्या लगा होता है, एक थ्रेड इसलिए लगा होता है क्योंकि फीमेल जो होती है वो फीमेल अपने हैंड से एक्सपीरियंस कर सकती है कि कॉपर टी कहीं निकल के भाग तो नहीं गया, कहीं अपने आप एक्सपेल तो नहीं कर गया, हो सकता है अपने आप यूट्रस से एक्सपेल भी कर जाता है कभी कभी। तो वायर लगा होती है, यहाँ पर जो थ्रेड धागा लगा होता है ये बाहर निकला होता है, वैजाइना के थोड़ा सा पास में होता है, तो ये इसको टच करके एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि लगी है कॉपर टी, ये एक्सपेल, अगर धागा है तो इसका मतलब सेट है, समझ में आ रहा है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए कैसे काम करते हैं। सबसे पहला तो इम्प्लांटेशन को रोकेंगे, जितनी आईओडी हैं सारी आईओडी इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, ठीक है। यही इम्प्लांटेशन क्योंकि यूट्रस में सेट किया जा रहा है तो यूट्रस में स्पेस को एक्वायर कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन को रोकेंगे, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा।
ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म जो कि ये कॉपर आयन रिलीज करती हैं, क्या रिलीज करती हैं? कॉपर रिलीज कराएंगी। कॉपर क्या करेगा? दो काम करता है, एक तो स्पर्म को मारता है, ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है? यूट्रस की जो वॉल होती है, ध्यान सुनिए, स्पर्म को मारेगा कॉपर आयन से, यूट्रस की जो वॉल होती है उसको स्टिमुलेट कर देता है फॉर द फैगोसाइटोसिस, ताकि यूट्रस की वॉल स्पर्म को खाना तेज कर देती है। फैगोसाइटोसिस एक्शन को क्या कर देता है? ठीक है, यूट्रस की वॉल स्पर्म को खाने लग जाती है। तेजी से कॉपर क्या करते हैं? किल द स्पर्म, ये काम करते हैं, स्पर्म को किल करते हैं, ठीक है। दूसरा इंक्रीज फैगोसाइटिक नेचर, फैगोसाइटिक नेचर, फैगोसाइटिक नेचर ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो स्पर्म खा लिए जाएंगे, मतलब ये फर्टिलाइजेशन को भी रोकने का काम करती हैं। फर्टिलाइजेशन से नहीं रोकता, इससे क्या होगा? इम्प्लांटेशन भी रुकेगा और फर्टिलाइजेशन। लेकिन अंडा बनना, अंडा बनेगा, इसमें ओवम बनेगा, ओवुलेशन होगा, समझ गए? क्योंकि हार्मोन नहीं है। हार्मोन वाले क्या करती हैं? वो सारा काम करती हैं, इम्प्लांटेशन भी रोकती हैं, स्पर्म को किल भी करती हैं, ओवम को बनने से रोकती हैं, ओवम को रिलीज होने से रोकती हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? यहाँ पर इम्प्लांटेशन बता दिया आपको, स्पर्म किल होगा, बट यहाँ लिख लीजिएगा ओवम फॉर्मेशन जो होता है, ओवम का फॉर्मेशन और उसका रिलीज, इसको नहीं रोकेंगे, ये सब यहाँ होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें है अगला कौन सा है? इसके बाद हार्मोन रिलेटेड रिलीजिंग आएगी, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आयु, रिलीजिंग आयु, ये इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, ठीक है। क्या करती हैं ये इम्प्लांटेशन को भी रोकेंगे, इससे इम्प्लांटेशन रुकेगा, ठीक है, इससे इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन को भी रोक सकती हैं, फर्टिलाइजेशन को भी, लेकिन मेन फर्टिलाइजेशन कोई मतलब नहीं है। ओवम फॉर्मेशन और ओवुलेशन, मतलब सारा काम करेंगे, ना तो ओवम बनेगा ना ही ओवुलेशन। हाँ, इम्प्लांटेशन का मतलब अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट ऑन द यूट्रस वॉल, यूट्रस की वॉल पर एम्ब्रियो आकर चिपकता है ना, तो स्पेस ही नहीं मिलेगा जब उसमें कोई स्ट्रक्चर लगी हुई है। छोटा सा यूट्रस है, उसमें आपने फिट कर दिया, जगह नहीं है, तो कहाँ पे इम्प्लांट करेंगे? इम्प्लांट, सारी आईओटी इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। आईओटी की मेन काम यही है, सारी आईओटी क्या करती हैं? इम्प्लांटेशन को सब के सब रोकती हैं, बाकी सबका कुछ और अपना अपना मैकेनिज्म है। तो देखिए इसमें एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है, ये ओवम को बनने से भी रोक देती है, ओवम को बनने से रोक देती है। हार्मोन, ये आईओटी किसकी बनी होती है? हार्मोन रिलीजिंग का मतलब ये हार्मोन रिलीज कराती है, इसका मतलब हार्मोन का बना होगा, ठीक है। किस हार्मोन का बना होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन वो नेचुरल हार्मोन नहीं है, एक बॉडी में एस्ट्रोजन नेचुरली होता है, प्रोजेस्टेरोन नेचुरली होता है, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लिखिएगा मेड बाय सिंथेटिक, ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की बनी होगी। आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन होगा और प्रोजेस्टेरोन। जो आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन है इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयडल, इसके लिए नाम यूज किया जाता है एस्ट्रॉयडल। एक नाम और लीवो करके कोई लिखा गया, लीवो गैस्ट्रो कुछ होगा, देखिएगा, ठीक है। ये आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन आर्टिफिशियल प्रोजेस्टीन के नाम से होता है, उसका नाम क्या होता है? प्रोजेस्टीन। ये दोनों आर्टिफिशियल, ठीक है। इसके बदले क्या काम करती हैं? ये ओवम फॉर्मेशन रोकेंगी और
ओवुलेशन कैसे रोकेंगे जानते हैं? इसका कैप्सूल होता है ना, किसका? वो वो ओरल पिल्स में, जब ओरल पिल्स पढ़ेंगे तो टैबलेट्स आती हैं, वो भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बनी होती है। मैं यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसी आएगी इस पर कॉपर का तार नहीं लगता, इस पर कॉपर नहीं होता, ठीक है, कॉपर वाला समझा दिया आपको। ये आयोडीन किसकी बनी आती है? इसमें हार्मोन लगे होते हैं, इसमें सिंथेटिक हार्मोन लगाया जाता है। वो क्या करती है? हार्मोन को रिलीज कराती रहती है अपने अंदर से। तो जब हार्मोन रिलीज कराएंगे तो हार्मोन क्या करेगा? हार्मोन यही काम करता है कि ओवम को फॉर्मेशन को, ओवुलेशन को रोक देता है, ठीक है। ओवम फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया मान लीजिए तो ओवुलेशन नहीं होगा। तो मैकेनिज्म अगली बार समझ लीजिएगा, ठीक है। यस आगे और पढ़ के चले जाइएगा। यस।